हे हाय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो 6 बजे का सेशन, गुड इवनिंग, जय हिंद। ऑन टाइम आप लोग आ गए हो। देखिए, इससे पहले हमारा 2 सेशन हो चुका है। तो लेकिन मैं क्या यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि शायद हो सकता है सबको ये डाउट हो कि हमने जो है ये टॉपिक पढ़ रखा है, ऐसा करके कुछ जो व्यूज़ जो मुझे लगा कि जितने बच्चों को यहाँ देखनी चाहिए उन्होंने शायद अभी स्किप किया है। तो कोई भी इसकी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपकी कोई पर्सनल चीज़ हो, जैसे कि प्रीलिम्स भी यहाँ पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो ये सारी चीज़ जो है वो हमें मैटर नहीं करनी चाहिए। जो कि मैंने पहले वाले इसमें भी बताया था, हमें अपने कंटिन्यू प्रिपरेशन रखनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो भी ये सेशन होगा, ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको टॉपिक के बारे में ही बता रही हूँ। मैं आपको क्या बता रही हूँ, इसको कैसे याद रखना चाहिए। तो मेरे जो भी ये सेशंस है, इसके बीच में काफ़ी एक हिडन टेक्निक्स एंड ट्रिक्स भी छुपी होगी, तो जो आप लोग शायद मिस कर रहे हो, और ये मिस आपने किया है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है उनको पता होता है कि उनकी कौन सी मिस्टेक्स उन्होंने सुधारी और उसकी वजह से उनकी एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हुई है। लेकिन अगर बाय चांस किसी का एग्ज़ाम्स नहीं क्रैक होता, तो वो श्योरिटी के हिसाब से हमेशा ही आपको नहीं बता सकता है कि उसका क्यों नंबर कमती आए या फिर किस वजह से उनका जो सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो जो गलती जो सुधारी जा सकती है, वो गलती आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं, ताकि आप ये वीडियो के अंदर में छोटी छोटी टिप्स को लेके अपने प्रिपरेशन को ठीक करें, ठीक है। तो प्लीज डोंट मिस दिस ऑल सेशंस। आई एम वेरी मच सीरियस ऑन मेकिंग ऑल दिस वीडियो। तो हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ ये, क्योंकि जो पीपीटी में बनाने के लिए इतना टाइम ले रही हूँ, ये यही सोच के बना रही हूँ कि आपके लिए ये कैसे फायदा होगा, ठीक है। तो इसको जुड़ी हुई जो भी टॉपिक आपको आगे मिलेगी, वो ये सबसे रिलेट करती हुई मिलेगी। जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो है हमारा यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के ऊपर पार्ट 2। तो पार्ट 2 इसका जो कंटिन्यूशन है पार्ट 1 का है। पार्ट 1 में हमने जो आधा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी के बारे में जाना था, उसके अलावा आज जो पार्ट 2 में हम देखेंगे, उसके साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि इसको कैसे रिलेट करके हम आगे जो यूएन की एजेंसीज है या फिर स्पेशलाइज्ड बॉडी या फिर यूएन की प्रोग्राम है, ये कैसे यूएन उसमें कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि चलो कम से कम एक समय तो मिला 15 से 20 दिन, लेकिन ऑल्सो कीप इट इन माइंड कि ये जो टाइम है आपका मेन से कम हो गया है। तो जो टॉपिक आप अभी प्रीलिम्स के लिए कवर कर रहे हो ना, वो टॉपिक आप मेंस के लिए फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको इसको कवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। और जो भी टॉपिक अभी प्रीलिम्स में आपने कर रखी है, वो प्रीलिम्स के लिए ही नहीं, मेंस के लिए भी आपका हेल्पफुल होगा। तो आने वाले सेशन में मैं कैसे क्वेश्चंस जो है वो मेंस के लिए भी आती है इस सारे टॉपिक से, उसके लिए भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे लगाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रीलिम्स को लेकर थोड़ा सीरियस होना चाहिए, इसलिए मेंस की क्वेश्चंस मैं अभी नहीं लगा रही थी। क्योंकि क्या है कि फिर मेंस की तरह हमें दिमाग जो है वो उस समय सोचा जा सकता है, वो हिसाब से मैंने सोचा कि आप लोग के लिए उस समय मैं वो सेशन के साथ में मेंस की क्वेश्चंस लगाऊंगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं हमारी स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन पार्ट 2 की तरफ। देखिए, लास्ट पार्ट में हमने 8 एजेंसीज यूएन बॉडी को कवर किया था, ठीक है। और मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा लेती हूँ, जैसे कि जिसमें हमने डिस्कस किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर हमने जो है सेकेंड एजेंसीज के बारे में डिस्कस किया था, जो थी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनिडो बोलते हैं। तीसरा हमने डिस्कस किया था, देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था। तीसरा था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड स्पेशलाइज्ड बॉडी। चौथा हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद पांचवा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एफएओ और इंटरनेशनल फंड्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा सा सिमिलर काम करती है, लेकिन इस लोग के बीच में जो है डिफरेंसेस आपको मैंने बताया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और मैंने ये भी बताया था कि जो ऐसे स्पेशलाइज्ड बॉडी है, जो हो सकता है इसको लेके जो है स्पेशल से मुझे सेशन लेना पड़े,
लेकिन अभी जो है वो स्पेशलाइज एजेंसीज को लेके मैं कवर कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जा रही हूँ। फिर मैंने इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन के बाद में मैंने यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपसे बात की थी, और यहाँ तक हमने अपना सेशन जो है ख़त्म किया था। देखिए आज हमें जो यहाँ से स्टार्ट करना है वो है एक बॉडी जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। लेकिन मुझे क्या लगा कि इसको ना इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। तो इसके देखिए ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा और मुझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी है। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बने थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एस्टेब्लिश इन 1948 में, ठीक है, राइट। तो कौन से दिन में बना हुआ था, तो आपको क्या याद है कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब बनाते हैं? तो जरा मुझे बताइए। देखिए कि उसी दिन है ना इसका जो है वो स्टैब्लिशमेंट हुआ था, फॉर्म हुआ था, इसका गठन हुआ था। तो ये कौन से डेट दिखता है आपको? 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में। और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसके लिए? कि वर्ल्ड में या विश्व में जब भी हेल्थ को लेके कोई इश्यू होता है या पैंडेमिक होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो है वो हमें बात करने की जरूरत है, इनके लिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। थोड़ा मैं इसको लेके आज और ज्यादा डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसके बाद की जो एजेंसीज आएगी मैं आपको बताऊंगी कि जहां पे मुझे जरूरत है कि उसके ऊपर स्पेशल सेशन लेना है वहां ले लूंगी। लेकिन आज के टॉपिक में ही मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर लेती हूँ। तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड बॉडी है किसके अंदर? यूएन के अंदर, ठीक है। कब इसका फॉर्म हुआ, कब इसका गठन हुआ? 7 अप्रैल 1948 में इसको स्टैब्लिश किया गया, राइट। क्यों स्टैब्लिश किया गया? क्योंकि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मेंबर्स आके मिलते हैं और ये हो सकता है कोऑर्डिनेट करे, ठीक है, या फिर उनको एक इंस्ट्रक्शन भी मिलेगी अगर मान लीजिए कि उनके देश में से कुछ ऐसा बीमारी फैलने की कुछ जो है कुछ ऐसा हो सकता है, तो ये इंटरनेशनल हेल्थ के ऊपर उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि वो टाइमली जो ये इंफॉर्मेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ में शेयर किया जाए। ये बॉडी बहुत न्यूज में आई थी, कब आई थी? कोविड के टाइम पे, क्योंकि ये आज के टाइम पे इनको मतलब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था कि जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर इन्होंने पैंडेमिक के बारे में, कोविड-19 के बारे में क्यों दुनिया को इतनी जल्दी बताया नहीं, ताकि मतलब इतना जो नुकसान हुआ है। और जब ये ऐसी बॉडी हमने बना रखी है, ऐसी एजेंसी यूएन के अंदर है, तो फिर ये क्यों फेल हो गई, ठीक है। फिर भी चलिए हम मिलते हैं तो इसके बारे में बात करने के लिए। तो 1939 को, ठीक है, जब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 जब स्टार्ट हुआ था, और ये कब तक चला था? यहाँ 1945 तक आते आते थोड़ा सा इसके ऊपर बात चली थी कि इसके अंदर में और ज्यादा वर्ल्ड वॉर ना हो, ठीक है। तो इसलिए सारे के सारे लोग यहाँ 1948 में मिले और यूएन के जो मेंबर्स थे वो आके मिले, और वो मिले कहाँ पे? इनका हेडक्वार्टर बना दिया गया जिनीवा में, ठीक है। तो जिनीवा है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो इसमें लिखा हुआ जिनेवा स्विट्जरलैंड। अब क्या हुआ था कि ये डब्ल्यूएचओ को कॉन्स्टिट्यूट क्यों किया गया था? क्योंकि वर्ल्ड लेवल में अगर इतनी ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, इनको लेके कभी कोई हेल्थ के विषय में किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए ये एक बॉडी बनाई गई। और आपको जान के हैरानी होगी कि जितने भी यहाँ पे यूएन के मेंबर थे, सब लोगों ने यहाँ पे सोचा कि हाँ ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। इनका ना अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ को ना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया हुआ है, जिसपे इन्होंने पूरा का पूरा जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख के रखा हुआ है। तो डब्ल्यूएचओ की एक एजेंसी बॉडी भी आपको दिखेगी जो इनको मतलब आए दिन कैसे काम करना है, किस स्तर पे काम करना है, किसके लिए काम करना है, इसके ऊपर जो है वो आइडिया देती हुई मिलेगी। अब 7 अप्रैल को बनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, क्योंकि ये इस दिन जो है फॉर्म्ड हुआ था उसी के याद में। इसकी जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 24 जुलाई 1948, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये डेट वगैरह लिख देती हूँ, ओके। अच्छा, अब ये कैसे फॉर्म्ड हुआ था ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ इट वाज फॉर्म्ड। तो 1945 में इसका टाइमलाइन बनाते हुए चलिए, 1945 में कुछ
यूएन कॉन्फ्रेंस यहाँ पे किया गया, ठीक है। जो ये यूएन कॉन्फ्रेंस था इसमें चाइना, नॉर्वे और ब्राजील ये लोग मिले और इन्होंने बात किया, इन्होंने मतलब इसका इनिशिएटिव लिया, ठीक है। ये बोला गया कि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी या ऑर्गन होना चाहिए। अब इसकी स्टोरी सुनते जाओ, ठीक है। हेल्थ एजेंसी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये बात यह गया कि क्यों हम इसको इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ना बनाते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस इसको नाम क्यों रखा जाए। देखो, इंटरनेशनल मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि यूनिवर्सल हम नहीं दिखाते हैं इसको, वर्ल्ड मतलब है कि विश्व, कि हम ना सबको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं इसमें, ऐसे करके इसका नाम जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे सोचा, ठीक है। अब इसको लेके क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कैसी कैसी चीजें इसमें लिखनी चाहिए और डब्ल्यूएचओ को किस किस चीजों के साथ में डील करनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको साइन किया था 51 कंट्रीज ने इसको साइन किया, ठीक है। 51 कंट्रीज ने साइन किया, लेकिन 10 और अदर कंट्रीज ने भी इसको साइन किया जो कि यूएन के मेंबर नहीं थे। तो शुरू में क्या था कि 51 कंट्रीज ने इसको साइन किया, बाद में जब यूएन जनरल असेंबली के सामने ये रखा गया तो सारे के सारे जो मेंबर्स थे वो इन्होंने मतलब माना कि यस, ये जो एक एजेंसी ऐसी बननी चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक होता है साइन करना, एक होता है रेटिफाइड करना, ठीक है। अब साइन तो कर लिया, अब तो क्या रेटिफाई हो जाएगा। रेटिफाई मतलब कि अपने अपने देश में इसको लेके कुछ काम किया जाए। जैसे कि अगर इंडिया ने कोई एक एग्रीमेंट साइन किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लागू होना शुरू हो जाता है। रेटिफाई करना जरूरी होता है। रेटिफाई करना मतलब कि वो इसको लेके अपने देश में काम करेगा, ठीक है। हर एक कंट्री जिन्होंने भी इसको रेटिफाई किया है और ये लागू होने के लिए रेटिफाई करना जरूरी है। अभी डब्ल्यूएचओ को साइन कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि ये काम करना स्टार्ट कर देगा। इसको रेटिफाई करने के लिए कम से कम जिन्होंने साइन किया है, ठीक है, उसमें से 50% जो है इसको रेटिफाई करना चाहिए। तो पहले आपने देखा होगा कि 51 कंट्रीज ने इसको मिलके साइन किया था। अब रेटिफाई के लिए कम से कम इसको 51% जो है जरूरत है। मैं ना सबसे पहले ना ये जो ऐसे जो प्लेन वाला जो शीट है ना, इसको मैं निकालती हूँ, हर बार जो है क्लिक करके इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ आती कि रेटिफाई कितने लोगों ने किया। अब ये जो 7 अप्रैल 1948 को यहाँ इन्हीं 51 मेंबर्स में से 26 मेंबर ने रेटिफाई कर दिया था, ठीक है, रेटिफाई कर दिया था। अब मेंबर्स कंट्री कितने जुड़े, जितने भी यूएन के मेंबर्स कंट्री थे वो सब इसमें जुड़ गए और रेटिफाई होने के साथ साथ ये काम पे आ गया। इसका जो मेन मतलब काम करने का तरीका था वो ये था कि ये जो कोर 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करेगा, ठीक है। कोर 6 प्रिंसिपल्स मतलब कि हर एक देश में जो है वो मेंबर कंट्रीज के हेल्थ के बारे में, ठीक है, वहां के लोगों को ऐसी कोई हेल्थ से जुड़ी समस्याएं ना रहे, ऐसे इसके 6 जो है फंक्शन है। ये 6 फंक्शंस को रटना नहीं है, ये 6 फंक्शंस को आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ लेना है ताकि कहीं से भी इसके क्वेश्चंस के ऊपर अगर बात होती है तो आप इसको सही कर पाओ। अच्छा, बहुत जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन डब्ल्यूएचओ के बारे में ये होता है कि इसकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, मतलब आज तक इन्होंने क्या क्या वर्ल्ड लेवल में काम किया है। तो देखो, तो 1978 में इनका एक इंटरनेशनल, ये सारी चीज ना मैं लिख देती हूँ, एडिशनल नोट्स में आपको मतलब नहीं मिलेंगे, तो इसलिए प्लीज आप नोट करते हुए जाइए। तभी मैं बोल रही थी कि ये जो वीडियो है और ये जो सेशन है इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि ये आपका आईआर के एक पार्ट है। आपको पता है, मैंने क्लास में बताया भी था कि आईआर में ये जो इंटरनेशनल बॉडीज थे ये मैंने वहाँ आपको थोड़ा सा लिमिटेड पढ़ाया हुआ है। ये बोला कि यूएन के बारे में या फिर जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा इसको बारे में मैं आपको यूट्यूब में बताऊंगी। तो प्लीज डोंट मिस दिस ऑल सेशन, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ, ठीक है। तो इनका 1978 में इन्होंने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया था कि पहला जो स्टेज है ना हमारे जो स्वास्थ्य को लेके, प्राइमरी हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर सेकेंडरी आता है, फिर एक
जो बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे एम्स बना हुआ है, या फिर कोई भी स्टेट में जो है उसकी जो कैपिटल होती है वहां पे जो बड़ा हॉस्पिटल होगा, वहां तक पहुंचने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा लेट हो जाता है। जब पहले ही स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जब हम इसको केयर कर ले, तो बहुत सारी बीमारी या फिर उसका हमें उसके बारे में पता चल जाएगा, या फिर इसको लेके हम लोगों को गाइड कर सकते हैं। तो इसलिए इसको लेके 1978 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर यहाँ सेशन हुआ था। WHO ने ये ऑर्गेनाइज करवाया था। वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब ना प्रीलिम्स में आ चुका है, जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आपको शायद पता होगा 1978 में ये सेशन हुआ था। 1979 में इन्होंने वापस एक यहाँ पे सेशन किया था, इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। आपको पता है पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, ये छोटी छोटी बीमारियां काफी मतलब परेशान करती थी, जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है। तो इसके लिए 1967 से लेके 1979 तक यहाँ ये बहुत ज्यादा कंट्रीज के अंदर फैली हुई दिखी थी। इसलिए 1979 में WHO ने ये एक मेजर यहाँ इनिशिएटिव स्टार्ट किया था उन कंट्री के लिए, उन देश के लिए जहाँ पे स्मॉल पॉक्स को लेके काफी जो है बच्चों को या बहुत मुश्किल होती थी, ठीक है। तो ये भी एक सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पे दिखा था। उसके बाद 1988 में बहुत, आपको शायद पता होगा कि इंडिया ने अभी पोलियो फ्री बहुत दिन या बहुत साल पहले ही अचीव कर लिया था। तो ये जो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम जो चलाया था, ये WHO के हेल्प से ही चलाया था। तो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव ये हुआ था, और इसमें 99% आपको दिखेगा कि ये ग्लोबल लेवल में पोलियो जो है क्यूर हुआ है। तो ये कब शुरू हुआ था? 1988 में। इनका थर्ड यहाँ दिखता है एक मेजर अचीवमेंट, ठीक है। उसके अलावा आते जाइए 2003 में यहाँ WHO एक फ्रेमवर्क हुआ था ऑन टबैको कंट्रोल। तंबाकू के ऊपर ये इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि ऐसे करके लोगों को स्मोकिंग से बचाना है। इंडिया में भी अभी ये काफी एक चल रहा है कि स्मोकिंग इज इंजीनियस टू हेल्थ। आपने देखा होगा, आप मूवी हॉल में जा रहे हो तो वहां पे, तो ये सब ना पीछे से बैकग्राउंड जो WHO की इनिशिएटिव होती है। अब मैं एक चीज मैं यहाँ पे बताना भूल गई, वो थी कि 1978 में जब इन्होंने यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर जब इतना इनिशिएटिव लिया था, तो ये जो इनिशिएटिव था ना, ये कराया था कजाकिस्तान में आल्मा आटा, ठीक है। और एक डिक्लेरेशन यहाँ से निकाला था, वो था डिक्लेरेशन ऑफ आल्मा आटा डिक्लेरेशन। ये यूपीएससी एग्जाम्स 1 ईयर या 2 ईयर के पहले, 2 साल से पहले ये पूछ चुका है। आल्मा आटा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, अब देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन हमें अगर पता होता तो हम ऐसे क्वेश्चंस कर लेते, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझा रही हूँ। और ये कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। और कजाकिस्तान जो था वो पार्ट था, आपको पता है, सोवियत यूनियन का। तो ये थोड़ा सा पोस्ट इंडिपेंडेंस कहाँ पे किस किस देश जो है वो नई निकल के आई है, आपको थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो 1988 में ये देखा गया ये इनिशिएटिव। उसके बाद में जो 2003 था, उसमें UN की तरफ से WHO ने यहाँ काम किया था टबैको कंट्रोल को लेके। उसके बाद और एक 2023 में इनका इनिशिएटिव दिखता है, वो है सार्स, ठीक है। तो इसका क्या फुल फॉर्म हुआ? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। मैं एक काम करती हूँ, ये सारी चीजें आपको मैं ढूंढ के, ये तो मेरा नोट्स बनाया हुआ था, तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पे ढूंढ के आपको PPT में लगा सकती हूँ तो लगा दूंगी, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज आप इसको लिखते जाइए, ठीक है। ये एक बनाया था। और 2005 में यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी। तो ये जो असेंबली है ना, इसमें हर देश आके मिलती है और इनका जो मुद्दा होता है ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अभी वर्ल्ड लेवल में कौन सी चीज पे ज्यादा जो है वो ध्यान देना चाहिए। तो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है हमेशा होता है, ठीक है, 1 साल में तो होता ही है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने नोट्स भी लगाया हुआ है। तो 2005 में ये हुआ था। इसके ऊपर एक रेगुलेशन फिक्स किया गया था, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन फिक्स किया गया था कि कैसे और ज्यादा मुद्दे पे WHO को काम करना चाहिए, ठीक है।
अब कितने मेंबरशिप है तो मैंने बता दिया था कि 193 मेंबरशिप है, तो सारे के सारे यूएन के मेंबर प्लस वन मोर कंट्री इसमें ऐड हुआ था जो यहाँ इनका पार्ट नहीं था, तो कुक्स आइलैंड। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, कि डब्ल्यूएचओ हेडेड कैसे करता है। डब्ल्यूएचओ का जो बॉडी है ना, जो डिसीजन लेता है उसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो मैंने बताया था कि इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये है इसका डिसीजन, सुप्रीम डिसीजन बॉडी। ठीक है, ये डिसीजन लेता है। अच्छा, उसके बाद इसका एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठता है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि कैसे काम करना है, ये एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बैठता है। ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में क्या होता है ना, यहाँ पे 34 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अच्छा, ये हो गया आपका डिसीजन मेकिंग बॉडी, ये हो गया उसका काम करने का। ये लोग भेजते हैं अगर ऐसा कुछ वर्ल्ड लेवल में कोई पैंडेमिक आ गया है, ऐसा कुछ है, तो ये स्पेशलाइज्ड बोर्ड के साथ में ये डिस्कस करते हैं। इसके बाद इनकी एनुअल मीटिंग होती है। एनुअल मीटिंग मतलब कि साल में एक बार मीटिंग होता है। ठीक है, अब इसका जो हेड होता है, इसका जो हेड होता है वो उसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। ठीक है यार, थोड़ा सा जगह का मुश्किल हो रहा है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल, और ये चुना जाता है 5 साल के लिए। आपको कुछ याद आया, जैसे कि यूएन में सेक्रेटरी जनरल होता है, वो भी 5 साल के लिए चुन के आता है, वैसे ही डायरेक्टर जनरल होता है। और अभी के टाइम पे आप देख लीजिएगा, ठीक है, कौन है इसका डायरेक्टर जनरल। मैं चाह रही हूँ कि ऐसी चीजें जो है आप थोड़ा सा देखो, तो मैं, या फिर अभी आप देख रहे हो तो थोड़ा सा उसमें मैसेज करो। ठीक है, अब ये क्या था कि अगर आप देखोगे ना, डब्ल्यूएचओ का थोड़ा पावर ज्यादा दिखता है। जनरल जो सेक्रेटरी जनरल है और जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, उनके बाद ये बहुत ज्यादा थर्ड नंबर में जो पावरफुल इंसान दिखते हैं, जो इनका जो डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल होता है। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, इसको फंड कहाँ से मिलता है, तो कोई भी जो यूएन की एजेंसीज है उनको फंड, यहाँ पे फंडिंग के ऊपर हम बात करेंगे, उनको फंडिंग ना 2 तरीके से मिलती है। एक को बोला जाता है एसेस्ट। एसेस्ट मतलब कि जो भी मेंबर्स कंट्री है वो अपने जीडीपी के हिसाब से या जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से वो कंट्रीब्यूट करता है वो एजेंसीज को जिसके वो मेंबर होते हैं। और एक फंडिंग करने का तरीका है, वो है वॉलेंट्री। ठीक है, वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब कि जितना आप चाहो इसमें ओन आप पैसे दे सकते हो कोई भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को अपने विश के अकॉर्डिंगली, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे यूएस फंडिंग देता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन देता है, उसके बाद चाइना, अगर आप देखो वो पता है कितना 0.2% देता है। चाइना अपना ज्यादा पैसा जो है अपनी कंट्री में लगाता है, बोलता है कि मुझे फंड वंड नहीं देना है। चाइना को देख के डोनाल्ड ट्रम्प जी आए थे जब 4 साल पहले, तो फिर उनका भी जो है फंडिंग जो है कम कर दिया था, यूएस ने भी कम कर दिया था। अभी देखते हैं क्या है। तो यूएस में सबसे ज्यादा इसका फंडिंग जो है यूएस से आता है, यूरोपियन यूनियन से आता है। तो ये थोड़ा सा जो है आपको इंफॉर्मेशन काम आएगी, राइट। अब ये क्या है ना कि आपको मैंने पहले बताया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, एसडीजी गोल नंबर जो गोल है उसमें ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। आपको पता है यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनाई ही इसीलिए गई है कि वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए काम करे। ठीक है, अब बात उठता है कि डब्ल्यूएचओ का क्या काम है इंडिया और डब्ल्यूएचओ कैसे रिलेटेड है, या फिर आप बोल सकते हो इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ, वर्सेस तो नहीं बोलूंगी, इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ। अभी मैं डब्ल्यूएचओ को लेके फिर मैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी को कवर करूंगी। ठीक है, मुझे लगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डब्ल्यूएचओ को उसको मैं बता देती हूँ, नहीं तो फिर अलग से इसके ऊपर एक सेशन आएगा। अलग से जो सेशन आएगा वो मैं आगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहाँ से मैं इसको रिलेट करूंगी उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो इंडिया एंड डब्ल्यूएचओ को देखो तो इंडिया इसका पार्टी है। ठीक है, इंडिया ने साइन किया, कब साइन किया था, 12 जनवरी 1948 को इसने साइन किया था। और आपको एक इन्फॉर्मेशन मुझे और भी देना है कि डब्ल्यूएचओ की ना बहुत ज्यादा रीजनल जो है वो क्या बोलते हैं, एक सेंटर होता है। हर एक जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन जहाँ पे दिखती है वो महाद्वीप से उसका एक सेंटर वो डिसाइड करते हैं। तो ये जो डब्ल्यूएचओ का जो सेंटर है ना, जिसको हम बोलेंगे रीजनल सेंटर, ठीक है, वो इंडिया में है।
किसके लिए? ऑफिस ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया का जो ऑफिस है वो इंडिया में है, ये याद रखना, ठीक है। उसके अलावा ये जो पहला सेशन हुआ था साउथ ईस्ट एशिया का, वो इंडिया में हुआ था। डब्ल्यूएचओ की सेशन नहीं, जो इनका रीजनल ऑफिस में जो कमेटी बैठी थी वो यहाँ इंडिया में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 90, ये जो अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 1948 में हुआ था, ठीक है, राइट। अब क्या है कि इंडिया की तरफ से डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया को प्रायोरिटी देना चाहिए अपने हेल्थ सेक्टर में, तो ये डब्ल्यूएचओ का इंस्ट्रक्शन है इंडिया की तरफ। और इसको ना हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्रायोरिटीज की तरह देखते हैं। तो इसमें 4 प्रायोरिटीज इंडिया ने कंसिडर किया है, जो डब्ल्यूएचओ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू इंडिया ने इसको बनाया। अब देखना कि हमने ना इसको स्कीम्स की तरह देखा होगा, लेकिन आपको बैकग्राउंड ये भी समझना है कि ये डब्ल्यूएचओ का इनिशिएटिव है जो इंडिया इसको कवर कर रहा है। पहला प्रायोरिटी इंडिया ने दिया है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेके। जो भी प्रायोरिटी यहाँ इंडिया ने सेट किया है, इसको लेके इंडिया ने इसको स्कीम बनाया है। अब ये पॉइंट्स अगर यूपीएससी आपको स्टेटमेंट में दे देगा तो आपको पता नहीं होगा कि ये डब्ल्यूएचओ रिलेटेड है, ये क्या है, तुक्का लगाने से फिर गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये पहला प्रायोरिटी है इंडिया का। इसके लिए इंडिया ने क्या किया, इसके लिए आयुष्मान भारत बनाया, ठीक है, आयुष्मान भारत बनाया है, राइट। उसके बाद हेल्थ सेक्टर को लेके कैसे कैसे काम करना चाहिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, वैसे। तो प्रायोरिटी में आप देखोगे कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मतलब कि सबको जो है वो हेल्थ कवरेज मिल सके, इसलिए आयुष्मान भारत का यहाँ पे। और इसके अलावा कैसे होगा, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जैसे कि 0 से लेके 5 साल के बच्चों को प्रॉपर जो है वो वैक्सीन यहाँ प्रोवाइड कर सके, या उसमें आ जाएगा मैटरनल हेल्थ केयर, मतलब कि माँ का भी जो है वो केयर कर सके, ताकि मैटरनल जो डेथ होती है वो कम हो। जैसे कि बच्चे जो जन्म देते हुए माँ का जो डेथ हो जाता है वो कम से कम हो इंडिया में, और या तो ना ही हो, ये इंडिया टारगेट कर रहा है। लेकिन इसका जो इनिशिएटिव हो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर इंडिया ने प्रायोरिटी 1 में रखा हुआ है। वैसे ही न्यू नेटल केयर, ठीक है, कि बच्चे होने से पहले माँ का केयर, क्योंकि उसमें बच्चे और माँ दोनों का केयर हो जाएगा, तो बच्चे के जो जन्म के बाद माँ को भी बचाया जा सकता है और बच्चे को भी बचाया जा सकता है, ठीक है, न्यू नेटल केयर। उसके अलावा जो ये डिजिटल हेल्थ केयर जो सिस्टम बनाया है इंडिया ने, अभी इसके ऊपर इम्प्रूवमेंट इंडिया और कर रहा है, डिजिटल हेल्थ कवरेज या इकोसिस्टम आप बोल लो, जिसमें कि हर एक तरीके से हेल्थ कवरेज जो है डिजिटली लोगों के पास में वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इसमें आ जाएगा। तो ये इंडिया का प्रायोरिटी 1 है, डब्ल्यूएचओ एंड इंडिया का इनिशिएटिव है, ठीक है। प्रायोरिटीज के साथ में हम इसको देख रहे हैं, ये प्रायोरिटी नंबर 1। इसमें और भी आएगा थोड़ा डीपली, क्या क्या स्कीम्स आप सोच सकते हो मुझे बताइएगा। प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी नंबर 2 में इंडिया ने क्या रखा है, प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस। देखो ये 4 प्रायोरिटी आपको, ठीक है, वेलनेस, ये 4 प्रायोरिटी आपको एग्जाम में पूछ भी सकता है। मेंस को आप इसको हेल्थ को लेके जब भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप ये 4 प्रायोरिटी को हेडिंग के साथ में अगर लिख लोगे तो सच मानिए एक्स्ट्रा पॉइंट आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी 1 क्या हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। प्रायोरिटी 2 प्रमोट हेल्थ वेलनेस। प्रायोरिटी 3 इसमें आ जाएगा बेटर प्रोटेक्ट दी पॉपुलेशन, मतलब कि हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसको बचाया जा सके, ठीक है। हेल्थ इमरजेंसीज में कोई भी इमरजेंसीज हो जाए तो हमें इनको हेल्थ कवरेज ऐसा करना चाहिए कि उनको बचाया जा सकते। और प्रायोरिटी नंबर 4 इसमें दिया है ग्लोबल इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप, मतलब कि इंडिया जो है लीडरशिप कर सके वर्ल्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन को लेके, ठीक है, ये भी हमारा प्रायोरिटी है। तो पहला क्या था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दूसरा प्रमोट हेल्थ वेलनेस, हम उसको और ज्यादा मतलब हेल्थ को लेके गाइड करेंगे।
प्रोटेक्ट करेंगे कोई भी इमरजेंसीज में, और चौथा क्या है, लीडरशिप की तरह इंडिया बनने की कोशिश करेगा, कम से कम वर्ल्ड में नहीं तो कम से कम साउथ ईस्ट एशियन नेशन के लिए अभी तक, उसके बाद हम वर्ल्ड को लेकर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 4 प्रायोरिटी डब्ल्यूएचओ की तरफ से आया है। अब मैं इसको भी कवर कर लेती हूँ कि इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव के साथ में इंडिया ने क्या क्या काम अभी डब्ल्यूएचओ के हेल्प से किया है और अचीव किया है। डब्ल्यूएचओ इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले तो हमने स्मॉल पॉक्स को लेके डब्ल्यूएचओ की हेल्प ली है। डब्ल्यूएचओ ने इंडिया का हेल्प किया है डब्ल्यूएचओ 1967 में, और इससे देखा गया कि 67% ऑफ द वर्ल्ड जो स्मॉल पॉक्स के केसेस थे वो इंडिया में थी, और ये हटा दिया गया है 1977 तक। आज इंडिया जो है स्मॉल पॉक्स को लेके इरेडिकेट कर चुका है और वो फ्री है। ठीक है, दूसरा इसकी प्रोग्राम इंडिया में चली थी पोलियो को लेके, आपको पता है 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, हमें भी 2 बूंद जिंदगी की चाहिए, और वो है एक खुशी और दूसरी है डबल खुशी। ठीक है, तो पोलियो, आप बताइएगा कि आपकी जो है वो 2 बूंद जिंदगी की क्या है। ठीक है, तो पोलियो कैंपेन चलाया था 2000, ये एक इनिशिएटिव है 2012, और इसमें कौन कौन लोगों ने काम किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस यूनिसेफ ने काम किया था, क्योंकि आपको पता है ज्यादा से पोलियो की जो केसेस है वो बचपन से ही अगर केयर ना करे तो बच्चों को ज्यादा इसका शिकार होना पड़ता है, तो इसलिए यूनिसेफ भी इसमें जुड़ा हुआ था। यूनिसेफ के साथ साथ इसमें जो बिल मेलिंडा गेट्स, जो फाउंडेशन बिल गेट्स का बनाया गया है, उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा जो डब्ल्यूएचओ को दिया है, ये फाउंडेशन भी इसमें जुड़ा था, और इसको एलिमिनेट कर दिया गया था 2014 तक। इंडिया जो है पोलियो फ्री हो गया था। ठीक है, तीसरा जो इनिशिएटिव अभी कोविड के टाइम पे दिखा था, कोविड के ऊपर, लेकिन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को काफी जो है वो झेलना पड़ा था इसके ऊपर क्रिटिसिज्म। तो कोविड के समय में दिखा था कि ग्लोबल आउट, ये एक ना इनिशिएटिव है, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रेस्पॉन्स नेटवर्क। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे GOARL या फिर GARN समथिंग, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रेस्पॉन्स नेटवर्क। ये ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी कि ये किससे रिलेटेड है। एक्चुअली ये कोविड-19 से रिलेटेड है, और ये डब्ल्यूएचओ ने चलाया था कि कम से कम ऐसा आउटब्रेक होता है जिसका इंफॉर्मेशन पहले ही लग जाएगा, तो डब्ल्यूएचओ अलर्ट करके रखा हुआ था कि ऐसी कोई चीज है तो पहले ही बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ कंसर्न। अगर डब्ल्यूएचओ को लेके क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले कंसर्न देखोगे तो एयर पॉल्यूशन से हेल्थ इश्यू हो सकता है, तो ये डब्ल्यूएचओ ने मेंशन कर रखा है कि डब्ल्यूएचओ का कंसर्न कहाँ कहाँ अभी जा रहा है, और उसको लेके वो काफी काम आगे करने वाले हैं। तो एयर पॉल्यूशन पहला, ठीक है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, इससे क्या हो रहा है कि हेल्थ जो है वो इश्यू आ सकता है, डब्ल्यूएचओ ने पहले ही एजेंडा बना के रखा हुआ है। वैसे ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है, जो कि फैलती नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ये डिजीजेस बहुत ज्यादा आजकल डेवलप कंट्रीज में देखी गई है। मतलब डेवलप कंट्रीज में क्यों नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब कि हार्ट अटैक जैसे, या फिर आप बोलो कि लाइफस्टाइल की चेंज होने के साथ साथ ये बीमारियां बढ़ती रहती है। ठीक है, जो कम्युनिकेट नहीं होता है एक दूसरे से, पीढ़ी दर पीढ़ी होती नहीं है। डायबिटीज को देखोगे तो अगर आपका पास्ट कुछ ऐसा है कि मम्मी या पापा का, तो आपको होने का जो चांसेस है वो ज्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है जो आज के टाइम पे बहुत, हार्ट अटैक वाला जैसे मैं एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, लेकिन केबल डिजीजेस है जो कि फैलता नहीं है, लेकिन आजकल के टाइम पे डेवलप कंट्रीज में या फिर जिसकी लाइफस्टाइल थोड़ी बहुत ज्यादा बैठ के काम करने की हो गई है, स्किल्ड जॉब की हो गई, यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरा जो इन्होंने बोला है कि अगर ऐसा कुछ ग्लोबल इन्फ्लुएंजा फैल सकता है फ्यूचर में भी, ठीक है, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक आया है, ऐसा हो सकता है कुछ और भी ग्लोबल लेवल में ऐसा कुछ फैल सकता है, तो इसके ऊपर इनका जो है कंसर्न है। चौथा ये आपको दिखेगा एबोला के ऊपर
जो वेस्टर्न कंट्रीज का अलर्ट पहले भी आया था, लेकिन अफ्रीकन नेशंस के ऊपर ये एबोला जो स्प्रेड हुआ था, और आपको ये कॉन्गो में दिखा था, ठीक है, डेमोक्रेटिक कॉन्गो में ये दिखा था। इसके ऊपर भी हो सकता है कि बाकी टाइम में भी ये रिपीट हो सके, तो इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ का कंसर्न दिखता है। और उसके अलावा प्राइमरी हेल्थ केयर, ये इनका मेजर कंसर्न है, क्योंकि देखिए मैंने ये सोशल जस्टिस वाले में भी बताया था हेल्थ को लेके, कि अगर एक छोटे से जगह में एक हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी बनाई जा सकती है, तो सबसे ज्यादा इसको फायदा होगा महिलाओं को, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें होती है जो महिलाएं जो अपने अंदर रखती है और वो किसी को बताती नहीं है। ऐसी कोई बीमारी होती है तो वो किसी से शेयर नहीं कर सकती। जैसे फैमिली प्लानिंग को लेके उनको गाइड किया जा सकता है कि कैसे बच्चों को जो है वो इंटरवल जितनी भी डिफरेंसेस है एक बच्चे के या दो बच्चे के बीच में, उनको गाइड कर सकते हैं कितना जो है डिफरेंस होना चाहिए, उनके हेल्थ को लेके उनको गाइड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है फैमिली हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अगर अच्छी हो एक देश के, तो बीमारी उतनी ही ज्यादा क्योर हो सकती है जल्दी से। तो ये सब चीज को लेके डब्ल्यूएचओ ने बात की थी, ठीक है। तो कम से कम मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। तो डब्ल्यूएचओ जो है वो स्पेशलाइज एजेंसीज है, और वो स्पेशलाइज एजेंसी को लेके बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी बात जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं जो रिपोर्ट्स को लेके डब्ल्यूएचओ को बारे में मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स अगर यहाँ पे देखोगे तो डब्ल्यूएचओ कौन कौन से रिपोर्ट्स यहाँ पे निकालता है। डब्ल्यूएचओ निकालता है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट। देखिए ये रिपोर्ट को ही मैं आपको बोल रही थी कि इसको लेके अलग से आप रेडी करो, क्योंकि हर एक एजेंसी जितनी भी आएगी वो हर एक रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलैरिटी वहां पे दिखेगी, ठीक है, सिमिलैरिटी दिखेगी। जैसे कि हेल्थ को लेके हो सकता है कोई और भी ऐसे रिपोर्ट्स निकालती हो, तो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ये डब्ल्यूएचओ निकालता है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, फिर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एंड फ्लरिशिंग इंडेक्स। ये सारे आप ना इसको कैसे प्रिपेयर करना है, आप एक एक टॉपिक जैसे कि अभी डब्ल्यूएचओ प्रिपेयर करें तो यहाँ पे रिपोर्ट लिख दो, रिपोर्ट लिख के ये सारे रिपोर्ट्स को ऐसे एक दो करके लिख देना। फिर ना इसमें ट्रिक ढूंढने की कोशिश करना ताकि आपको याद आ जाए कि जैसे रिपोर्ट के अंदर में आप देखोगे तो आपको ये याद आ जाएगा कि अच्छा वर्ल्ड हेल्थ के ऊपर डब्ल्यूएचओ ने ये रिपोर्ट इसको निकाला है। तो स्टेट फूड सिक्योरिटी, अब ये भी देखोगे तो ये हमने कई बार रिपीट देखा हुआ है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल रिपोर्ट, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट और एम्बिएंट एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट। तो एयर पॉल्यूशन से रिलेट करते हुए कंसर्न डब्ल्यूएचओ का दिखता है, इसीलिए ये देखो आपको अगर ये चीज जो मैंने आपको बताया वो याद है तो ये रिपोर्ट के बारे में भी आप नहीं भूलोगे। एक्स्ट्रा चीजें प्लीज रेडी कर लीजिए प्रीलिम्स में। केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन आता है उसमें हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसमें फिर और मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा चीजें आप जब करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस और अलग से आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्पेशलाइज बॉडी आपको दिखेगा वो है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को लेके मैं चाह रही थी कि इसी सेशन में मैं आपको बता दूं, लेकिन यस मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन आ गया, यस। तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड को लेके मैं एक और सेशन रखूंगी जिसको नाम दूंगी ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर में तीन जो मेजर यहाँ पे आज का जो ऑर्गेनाइजेशन दिखता है वो एक आईएमएफ, दूसरा है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिसको अभी बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और तीसरा है डब्ल्यूटीओ। ये तीन यहाँ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी तो जो ये वाले कॉन्फ्रेंस से निकल के आई थी, इसलिए मैं ये तीनों को एक साथ ब्रिटन फूड कॉन्सेप्ट के साथ में आपको मैं पढ़ा दूंगी एक और सेशन में, ठीक है। तो तीनों के बारे में जैसे आज डब्ल्यूएचओ को कैसे डिस्कस किया वैसे आज वैसे ही ये तीनों के बारे में हम उसी एक सेशन में डिस्कस कर लेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा अभी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बारे में आइडिया दे देती हूँ। ये जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है ये क्यों बनाया गया है और इसको लेके क्या डिफरेंस आपको दिखेगा वर्ल्ड बैंक से, ये कैसे अलग है। तो देखो कि वर्ल्ड बैंक है ना लोन देता है, कोई एक लॉन्ग टर्म लोन देता है
लॉन्ग टर्म लोन मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो लोन है ना, बाकी बहुत सालों के अंदर कोई भी देश उसको चुका सकता है। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर अगर कोई बात आ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बात आ जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर बात आ जाता है, तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यहाँ पिक्चर में आता है कि कोई भी कंट्री इनसे जो है पैसे ले सकते हैं अगर उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई भी इशू आ रहा है। तो ये जो क्लैरिटी है ना, ये हमें नॉर्मली वर्ल्ड बैंक के साथ में हम इसको डिफरेंशिएट करके देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बात बताया। तो इकोनॉमिक रिलेटेड जब भी कोई ग्रोथ होगा तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसमें फंड देगा, ठीक है। प्रोवाइडिंग कोई भी ऐसी फिनेंशियल जरूरत होगी, आपको पता है 1991 में इंडिया को ऐसे फिनेंशियल क्राइसिस हुई थी जिसमें हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचे नहीं थे, केवल 4 दिन के पैसे बचे थे। तो तब हम आईएमएफ के पास गए, तो आईएमएफ ने बोला कि आप अपनी इकोनॉमी को ऐसे क्लोज रखोगे तो फिर या तो फिर आप एक मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए ताकि आप जो है अपने ही इकोनॉमी को ठीक से संभाल पाओ, आपको दुनिया की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर आपने अपना जो गेट है वो अगर ग्लोबलाइजेशन के लिए नहीं खोला है तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स लानी पड़ेगी। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सजेशन था, तब इंडिया ने यहाँ पे एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया था। तो ये इस तरह से आप याद रखो। तो मैंने बोला ना 1944 को इसका फॉर्म्ड हुआ है, ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस में। तो 3 ऐसी एजेंसीज थी जो ये ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर से आई थी, तीनों को अलग से हैंडल करेंगे, अच्छे से देखेंगे उसके अंदर में क्या क्या और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो WHO जितना इंपॉर्टेंट है वैसे ही WTO भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बैंक और WTO को लेके और इसके साथ में इसको और अच्छे से डिस्कस करते हुए एक नया सेशंस में मैं आऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ये क्या करता है, तो आप सारे के सारे जितनी भी एजेंसीज मैंने अभी आपको बताया उस सबकी अलग से रिपोर्ट्स को लिखते रहिए और उसके बाद में फिर राउंड करो। मेरे पास मेरे नोट्स नहीं है यार, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती, पता नहीं मैंने किसी को दे दिया या क्या। मैंने ना ऐसे पूरा का पूरा जैसे WHO है ऐसे लिख दिया था, फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे लिख दिया था। यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स लिख के ना इसको मैं ढूंढती थी कि कैसे करके ये मुझे याद आ जाए। मैं ऐसे राउंड करती थी कि अच्छा इकोनॉमिक से रिलेट करता हुआ कुछ IMF ऐसा होगा। यहाँ पे भी देखो फिनेंशियल वाला वर्ड आ गया या फिर इकोनॉमिक वर्ड आ गया, क्योंकि जब आप एग्जाम में देखोगे तो आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये सब एक ही तरह दिखेगा, आपको आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए कुछ ऐसा ट्रिक बनाओ रिपोर्ट का और देखना उसमें मजा ही आ जाएगा। 4 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो रिपोर्ट से रिलेट करते हुए आते हैं और आप वहां पे बाकी बच्चों को जो है गलत हो सकता है। अगर आपने मेहनत किया है ना ऐसा तो आपका गलत नहीं होगा, इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि 6 नंबर जो है आपको एक्स्ट्रा वहां पे आ जाए, ठीक है। तो ये है आप इसका कुछ रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इसको ये पब्लिश करता है। नेक्स्ट एजेंसीज अगर आप देखोगे जो वर्ल्ड लेवल UN की है वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, देखो कि IP जो राइट होता है ना, कि जब भी हम कोई चीजें बनाते हैं उसको हम ऐसे क्या बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंडर में रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए बनाया गया जिसको शॉर्ट में हम WIPO भी बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लो कि एक देश 2 देश आपस में लड़ पड़े कि नहीं ये मेरा राइट है, ये मैंने बनाया, ये टेक्नोलॉजी मैंने बनाया, तो पहले किसने रजिस्टर किया है, इनके बीच में कैसे ये सारी चीजें जो सुलझा सकते हैं, इसके लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस, इसके लिए वर्ल्ड लेवल में बना दिया। फाउंडेशन 1967 में, तो मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था 1947 या 48 रख लो, ठीक है, उससे पहले बना या उसके बाद बना, तो ये 1967 में बना। क्यों बना भाई, इस समय तक ना काफी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस होनी शुरू हो गई थी, ठीक है, वो तो पहले ही हो गया था 1800, लेकिन अब क्या है देश बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस अपनाने लगे थे और इंटरनेशनल लेवल में IP रूल्स एंड पॉलिसीज का बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला था, इसीलिए इन्होंने इसका संगठन मिलके बना दिया। अब कन्वेंशंस अगर देखोगे ना, कन्वेंशंस मतलब कि एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कन्वेंशंस इसको लेके है पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ये अपनाया गया था 1883 को। तो ये जो कन्वेंशंस था इसको लेटर फॉर्म्ड चेंज करके हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाए
अब मैंने आपको बताया ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1800 के आसपास शुरू हो गया था। अगर ये डेट आपको याद है तो 1883 के आसपास में इंडिया में काफी फैक्ट्रीज एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने लॉन्च कर दी थी। 1885 में आते आते हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई थी। 1883 के आते आते यहाँ पे एक रिवोल्ट हो गया था भाई, ठीक है। तो ये जो है काफी मोनोपोली जो है वो ब्रिटिश इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था वो खत्म कर दिया गया था, और इसलिए इस समय बहुत ज्यादा वर्ल्ड लेवल में इसकी बात हो रही थी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ट्रीटीज की बात हो रही थी। अब इसको लेके बर्न कन्वेंशन भी एक हुआ था 1886 को, फिर ये दोबारा अपनाया था। तो आप ना इसको सब लिखते रहो, कल को जाके हो सकता है एलिमिनेशन के टाइम पे आपको इससे हेल्प मिल जाए। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चंस अगर आया उसका आंसर कोई दूसरा है, लेकिन चॉइसेस में जो है ये सारे आपको चॉइसेस है, तो आप इजिली इसको गेस कर सकते हो कि नहीं भाई ये तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना हुआ था, पेरिस कन्वेंशन जो है आईपी को लेके यहाँ पे बात हुई थी। तो एलिमिनेट करते हुए आपको आराम पड़ जाएगा। 1989 में वापस यहाँ मैड्रिड एग्रीमेंट को बात हुई थी। ट्रेड मार्क्स वाज साइंड टू फैसिलिटेट कि मल्टीपल जुडिक्शन जितनी भी वर्ल्ड लेवल में अलग अलग कंट्रीज में चल रही है वो सबको यहाँ एक मैड्रिड एग्रीमेंट हुआ था कि वो सारे जो भी इश्यूज है वो सारे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में सॉल्व करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इसमें दिखता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, ये याद है इसी से रिलेट करते हुए, और ग्लोबल इनोवेशन। तो इसको कैसे याद रखना है, इनोवेशन वर्ड यहाँ पे आईपी से जुड़ा हुआ है। जब कोई नया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर उसके तहत कुछ एक इनोवेशन की तरफ जाएगा वो उसको रजिस्टर करेगा और वो फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ आप याद रख सकते हो। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनीवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर्स दिखेगा आपको, अलग से जो है इसकी प्रिपेयर करते हुए चलिए कि कितनी कितनी जो संस्थान है वो स्विट्जरलैंड और जिनीवा में रजिस्टर्ड है उसके हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हुए यूएनसी क्लॉज भी आता है, ठीक है, और एक आता है मार्पोल। ये मैं अलग से बताऊंगी क्योंकि ना बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन उनको होता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में क्या यूएन क्लॉज आता है या फिर ये जो काम करता है ये इससे करवाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एक अलग एक एजेंसीज है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या करता है, जितने भी इंटरनेशनल लेवल में जितना सी को लेके एक क्या बोलते हैं एक साथ आके हमें काम करना चाहिए, इसके लिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है कि ये रेस्पॉन्सिबल है इम्प्रूव करने के लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है। किसके लिए, इंटरनेशनल शिपिंग। और देखो इंटरनेशनल शिपिंग कि कौन से अंतरराष्ट्रीय जगह से जो है हर देश का शिप जा सकता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर वहां पे अगर कोई देश ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है तो ये इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वहां पे आ जाएगा। उसके अलावा जितनी भी शिपिंग जो रूट है वो वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट जो रूट है उसको बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है शिपिंग की वजह से पानी में, और इससे क्या होता है फिर एक्वाटिक एनिमल्स को लेके बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज को लेके इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। थोड़ा सा और बता देती हूँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। यार वापस कोई किया मैंने, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है आईएमओ का, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन यूके में, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इसको बोलते हैं एजेंसी फॉर फिक्सिंग अ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड बनाता है कि एक शिपिंग से रिलेट करते हुए क्या क्या कोड होना चाहिए, क्या क्या मेथड होना चाहिए या फिर क्या क्या रेगुलेशंस होना चाहिए। अब यूएन क्लॉज क्या करता है, यूएन क्लॉज है ना एक कन्वेंशन है, मतलब कि सारे कंट्रीज साथ में आके इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके अंदर जो है टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है वो डिसाइड की गई है कि हाँ भाई आपके जो अगर फॉर एग्जांपल इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो किसका कंट्रोल होना चाहिए, 24 नॉटिकल माइल्स तक किसका कंट्रोल होना चाहिए, 200 नॉटिकल माइल्स के ऊपर जो हाई सी होनी चाहिए, ये ना यूएन क्लॉज डिस्कस करता है। ये अलग है, ये इसके अंदर नहीं है, इसको लेके भी मैं अलग से बात करूंगी आपसे, ठीक है। तो यूएन क्लॉज जो है वो यूनाइटेड नेशन क्लॉज
कन्वेंशन फॉर लॉस ऑफ द सीज, ये है यूएन क्लॉज, तो ये अलग है, ये इसके अंदर नहीं आता है। लेकिन आईएमओ जो क्या करता है, एजेंसी फॉर स्टैंडर्ड ऑफ शिपिंग, शिपिंग रिलेट करते हुए, मतलब कि शिप के यात्रा या फिर ट्रेड की तरह या फिर शिपिंग रूट को लेते हुए जितनी भी जो पॉलिसीज या रूल्स है वो ये आईएमओ फिक्स करता है। उसके साथ साथ ये क्या करता है, सी ट्रैफिक को लेके भी यहाँ पे थोड़ा बात होती है, जैसे कि किस तरह का शिप होना चाहिए। मान लो कि एक देश जो है वो एक खड्डा शिप को चला रहा है, उससे कितना मतलब पॉल्यूशन होगा सी में, सोच के देखिए, समुद्र में। तो कितने साल तक आप इसको रिटायर कर सकते हो, कितने साल के बाद में आपको इसको जो है वो ट्रेड में यूज नहीं करना चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड फिक्स करता है, ठीक है, शिप को लेके, ट्रेड को लेके, राइट, कि किस तरीके का जो है ट्रेडिंग होनी चाहिए शिप के थ्रू। उसके अलावा शिप अगर मान लीजिए कि कहीं फंस गया है, ठीक है, और ये जो इसको लेके जैसे लुटेरे होते हैं ना, आपको पता होगा कि जब भी ये अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से गुजरता है कोई भी शिप, तो वहां अभी लुटेरे बोल के एक सीरीज भी आने वाला है, तो वो जैसे इस सब चीज को लेके आईएमओ जो यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो है इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंट मतलब कि सारे के सारे गवर्नमेंट आके इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका फॉर्म कब हुआ था, 1948 में हुआ था। करेंटली अगर आप देखोगे आईएमओ के पास में 175 मेंबर्स है, प्लस इसके 3 एसोसिएट मेंबर्स है, ठीक है। एसोसिएट मेंबर्स मतलब कि जो कि अलग से जो है इसमें यूएन के अंदर नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे आए हैं। प्लीज सर्च इट कि 3 एसोसिएट मेंबर्स कौन है और कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, सेफ्टी के ऊपर बात करता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न के ऊपर बात करता है, लीगल मैटर के ऊपर बात करता है, टेक्निकल मैटर के ऊपर बात करता है। जब भी शिपिंग रिलेटेड इतने सारे प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो ये सब यहाँ पे कोऑपरेशन से बात करने की या फिर सुलझाने की कोशिश किया जाता है, सिक्योरिटी को लेके, ठीक है। और ये सारी चीज को लेके आईएमओ काम करता है, राइट। हो गया बहुत सारा। तो देखते हैं थोड़ा सा और क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। मेन रोल क्या है, रेगुलेशन बनाना शिपिंग इंडस्ट्री को लेके। और ये देखो इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेशन ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 174 मेंबर्स है, हेडक्वार्टर लंदन में है, राइट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आता है यहाँ पे, और वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, देखो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे फ्री इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ मेट्रोलॉजिकल डेटा प्रोड्यूस करता है। मान लो कि कोई एक फ्लाइट को इस जोन के अंदर आना है, आज का उसका वेदर कैसा होने वाला है, क्या कुछ इमरजेंसी है, जैसे नेशनल डोमेस्टिक लेवल में हमें मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल जाती है कि वेदर को लेके फ्लाइट एयरलाइंस को मिल जाता है, शिप्स को मिल जाता है। वैसे ही वर्ल्ड लेवल में मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई है, जो कंट्रीज अपने एक दूसरे के साथ में जो वेदर कंडीशंस है उसको शेयर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज हो जाता है एविगेशन के लिए, शिपिंग्स के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कि आज का यहाँ पे वेदर कैसा रहने वाला है। ये कब फॉर्म किया गया था, तो ये फॉर्म किया गया था 1950 में, ठीक है। और इसके जुड़ने का एक कन्वेंशन बना था, कन्वेंशन ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1947 में इसको साइन कर दिया गया था, ठीक है। तो देखो इंडिया ना इसमें भी पार्टी है, और इंडिया मेजर यहाँ पे पार्टी दिखता है सारे की सारे यूएन एजेंसीज में, राइट। तो थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया, फाउंडेशन हुआ था और ये कन्वेंशन साइन हुई थी 1947 में, उसके तहत ही ये जो है 1950 में बना था। अब ये WMO का स्टेटमेंट ऑन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट, ये थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्या करता है, एनुअली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें डिटेल से बताया जाता है कि रीजनल लेवल में, ग्लोबल लेवल में या फिर नेशनल लेवल में हर एक कंट्री की टेम्परेचर, उसका एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मंथ में होता है, ये इसको पब्लिश करता है, ताकि जितनी भी जो है ट्रेड वगैरह जो आपस में अगर हम कर रहे हैं तो इसके थ्रू हमें एक आइडिया हो जाता है कि शिप से मतलब सही होगा, या फिर हमें पहले के टाइम पे होता नहीं था, आपने देखा था ज्योग्राफी में डोलड्रम बोलते हैं उसको, ठीक है। वो रीजन में ऐसा होता था कि एकदम से हवाएं जो है वो रुक जाती थी, और जो हॉर्स लैटिट्यूड जिसको हम बोलते हैं, कौन से टाइम पे जो है वो ईस्ट के साइड में जो है वो ट्रेड करनी चाहिए, कौन से साइड में वेस्ट के साइड में ट्रेड करनी चाहिए,
तो बस इसके बाद ना ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में मिलके इस सब की बात का डिस्कशन होता है। तो WMO की स्ट्रैटेजिक प्लान्स यहाँ पे डिजास्टर को कम करना है, ठीक है, ग्लोबल फ्रेमवर्क और क्लाइमेट चेंज के ऊपर है, और इंटीग्रेटेड ग्लोबल ऑब्जर्व, जहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे समझ में आता है ना, हाँ कुछ हेल्प हो रहा है यहाँ पे मेट्रोलॉजिकल तरीके से, एविएशन को लेके, पोलर एंड हाई माउंटेन रीजन को लेके, ये सारे चीजों पे ये काम करता है, ठीक है। अब इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से यूएस की एजेंसीज है जिसको पीस प्राइज मिल चुका है, प्लीज कमेंट इट। क्या ये इकलौता है या फिर कोई और भी है, इसको थोड़ा सा देखो। रिसीव नोबेल पीस प्राइज 2007 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो ये अलग से यूएन का एक मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूएन यहाँ पे एसोसिएटेड है, ठीक है, और ज्वाइंट क्रिएशन ऑफ WMO एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ये तीनों को यहाँ पे मिलके जो है नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है ऑन देयर एफर्ट फॉर दी, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर किसी देश में एक मिसहैप्स होने के लिए ये बचाता है, ठीक है। तो किसको किसको मिला, IPCC को, WMO को, UN को, और UN का जो स्पेशल प्रोग्राम है UNEP, जो नेक्स्ट सेशन में हम ट्यूसडे को लेके आएंगे, जितने भी 6 जो यहाँ UN की प्रोग्राम, इसको लेके मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, एनुअली 23 मार्च को। तो जरा देखिएगा कि कौन सा डेट है, अब 2 दिन के बाद में आपको पता चल गया 23 मार्च को लेके हमारे एक फ्रीडम फाइटर है, इनको भी बहुत ज्यादा याद किया जाता है। प्लीज थोड़ा देख लीजिए और कमेंट करके बताइए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, देखो हमें ये लगा होगा कि IPCC का निकाला होगा ये ग्रीन हाउस, तो ये यहाँ WMO का निकाला हुआ है। ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट, स्टेट ऑफ ग्लोबल, ठीक है, और यूनाइटेड साइंटिफ क्या है ये, साइंस रिपोर्ट, यस, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विस एंड हेडक्वार्टर इसका है जिनीवा स्विट्जरलैंड का। प्लीज मेक द रिपोर्ट को ऐसे रट लो कि आपको मतलब वहां पे इतना शांति मिल जाए कि या मैंने तो ये सारे रिपोर्ट आज को कर लिए, ठीक है। तीसरा 13th जो एजेंसी है वो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अब देखो ये क्या है, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये भी आपको जिनीवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा, ठीक है, और ये स्टेब्लिश किया गया था UN के स्टेब्लिश करने से बिफोर, इसको किया था 1865 में, 17 मई को किया गया था, तो ये थोड़ा सा याद रख लो। और ये किसके लिए बनाया गया है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसके लिए बनाया गया कि साथ में जब भी कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए एक क्या बोलते हैं, एक संगठन चाहिए, उसके लिए बनाया गया था। पहले ना इसको टेलीग्राफ, इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन इसको बोला गया था 1865 में, ठीक है, और ये इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन जो है बाद में चेंज होकर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नाम दे दिया गया था। वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इसका यहाँ पे इन्होंने किया था, और यूनेस्को के साथ में मिलके, UNCDAT के साथ में मिलके, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में मिलके इनका जो एक प्रोग्राम चला था कि कम्युनिकेशन अगर सही होगा ना तो वहाँ डेवलपमेंट भी होगा, टूरिज्म भी फैलेगा। तो ये साथ में मिलके इन्होंने काम किया था, एक कॉन्फ्रेंस इनका दिखा था 2005 में, ठीक है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन हुआ था 2012 में, जिसमें वापस इन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, और ये एक साथ अगर साथ मिलजुल के अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, टूरिज्म से रिलेट करते हुए अपने इंफॉर्मेशन, अपने देश की इंफॉर्मेशन टूरिज्म या फिर कोई भी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम एक साथ आके कम्युनिकेशन के थ्रू अगर साथ में जुड़े हैं तो वर्ल्ड लेवल में अपना भी यहाँ पे GDP बढ़ेगा, और वर्ल्ड लेवल में विश्व का भी यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक टूरिज्म रिलेट करते हुए आता है टॉपिक, उसको भी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन, ये रिपोर्ट निकालता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स एंड ICT डेवलपमेंट। तो थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो कि इसको लेके रिपोर्ट्स में आपको हिंट मिल जाएगा। 14th बॉडी जो है वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक है, ये मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। वर्ल्ड बैंक को लेके बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक कब, उसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC USA में है, ठीक है।
अब इसका क्या है कि फोकस करता है ये पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। अब पॉवर्टी, अगर गरीबी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा। डेवलपमेंट करना है तो क्या चाहिए, लोन चाहिए गरीब लोगों को। गरीब लोग नहीं, गरीब देश जो है, मिडिल इनकम कंट्रीज या फिर पुअर इनकम कंट्रीज है, उनको लोन देता है ये, और ये लो इंटरेस्ट में लोन देता है, ठीक है। और कभी कभी तो इंटरेस्ट फ्री भी लोन दे देता है, भैया जितना पैसा लिया उतना तो चुका दो काफी, और वो चुकाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम भी देता है, 20 से 25 साल ऐसे देता है। कभी कभी बहुत ज्यादा गरीब है तो उनको पैसे ऐसे ही दे देता है, ग्रैंड में दे देता है। ग्रैंड और लोन में ये डिफरेंस है कि जब ग्रैंड की बात आती है तो उसको चुकाने की जरूरत नहीं है, फ्री फ्री फ्री, ठीक है, फ्री में मिल गया नहीं यार, मतलब वो दे नहीं सकती इसीलिए, राइट। तो फाउंडेशन जो है इसका 1944 को इसको बनाया गया था, और मैंने बताया था आईएमएफ के साथ में WTO और वर्ल्ड बैंक को मैं डिस्कस करूंगी, तो वेट फॉर दैट सेशन जिसमें बहुत अच्छे से मैं इसके बारे में और ज्यादा बात करूंगी। अभी के लिए रिपोर्ट है, ग्लोबल वर्ड हर जगह आता है। मैंने बोला था ना, ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट एक है, और जो मैंने आईएमएफ में एक दिखाया था, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, इसको लेके एक ट्रिक बना दो। इंटरनेशनल डेप्थ, ये हाँ ठीक है भैया, उधार लिया है तो वर्ल्ड बैंक ही दे सकता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। मैंने बोला था ना वर्ल्ड बैंक के साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है, तो ये मैंने इसको ऐसा रट्टा मारा था। उसके अलावा जो है बाकी जो रिपोर्ट को लेके भी एकदम, लेकिन जो साल मैंने ये सब किया उसी साल मेरा प्रीलिम्स निकला, तो ये एक्स्ट्रा चीज है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम में। दोबारा जाके प्रीलिम्स में ना बैठो, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ, कर लो, ठीक है। जो 15th वन हम देख लेते हैं, थोड़ा सा 10 मिनट जो आगे चला गया। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेफ, यूनेस्को, सॉरी यूनेस्को, यूनिसेफ तो उसका प्रोग्राम है, ठीक है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है क्या, यूनाइटेड नेशन इसमें हेल्प करता है थोड़ा सा एजुकेशन, शिक्षा की तरफ, साइंटिफिक एंड कल्चरल, जो भी संस्कृति को लेके, ये तीनों चीजों को लेके देखता है, ठीक है। इसका जो इसके जो बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको पेरिस में दिखेगा, ठीक है, पेरिस में है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यूनिवर्सल लेवल में एजुकेशन को लेके ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है हर कंट्री को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है, ये इनका मेजर मुद्दा है। सोशल एंड कल्चरल जो चीजें हैं इसको बचा के रखना है, इस पे ये काम करता है। तभी इन्होंने यूनेस्को साइट को लेके इनका एक होता है। इंडिया में कितने यूनेस्को साइट है, वर्ल्ड लेवल में यूनेस्को जो मेंशन करता है, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला करते हैं, इंडिया में कितना है प्लीज उसको कमेंट करके बताइए, राइट। और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये इसके ऊपर भी एक थोड़ा सा एक सेशन चलेगा। तो अगर 3 जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और उसमें WTO को लेके टाइम बचेगा तो यूनेस्को को लेके भी मैं इंडिया की तरफ से थोड़ा और डिस्कस कर लूंगी। नहीं तो इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जब हम डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। फाउंडेशन इसका था, इस्टेब्लिश किया था 1945 में, ठीक है। और ये लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन, यहाँ से बन के यूनेस्को आया है, राइट। मेंबर इसमें कितने हैं, सारे के सारे यूनेस्को मेंबर्स, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप में के जितने मेंबर है वो सारे यूनेस्को के मेंबर है। और ये एक्टिविटीज क्या करता है, मैंने बोला ना, वर्ल्ड लिटरेचर को लेके, हेरिटेज साइट को लेके, कल्चरल इंपॉर्टेंस को लेके और कम्युनिकेशन को लेके ये काम करता है, ठीक है। तो इनका मोटो ही यही है कि सबको एजुकेशन फॉर ऑल इसको है। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन्होंने बनाया हुआ है। इट वाज स्टैब्लिश इन 1976, तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी बनी थी 1976 में। और ये कमिटी जो है, और फर्स्ट साइट इन्होंने लिस्ट बनाया था कि कौन कौन से लिस्ट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में होनी चाहिए 1978 में। और फिर इनका एक प्रोग्राम चलता है, वो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 1968 को इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके तहत यूनेस्को जो है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, इंडिया में भी ये है, ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। ये ना इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस है जिसमें यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत ये बायोस्फीयर रिजर्व्स को मतलब बताता है कि कौन कौन से कंट्री में जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स को टारगेट किया गया है, रजिस्टर किया गया है। वैसे ही इनका एक कमीशन है मैकब्राइट। मैं अभी केवल आपको स्ट्रक्चर वे में बता रही हूँ, अंदर में ये जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व काम क्या करता है, इसमें ये इंडिया में कितने कल्चरल साइट है, ये सब चीज जो है मैं अलग से कवर करूंगी इसके अंदर। मैं जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ अभी।
तो मैक ब्राइट कमीशन भी इनके अंदर बना था 1970। प्लीज मेंशन एवरीथिंग, इसका नोट्स बनाते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिपोर्ट, वापस ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स है, स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है, और हेडक्वार्टर इसका फ्रांस पेरिस में है, ठीक है। मैंने तो यही बताया था ना, हाँ पेरिस ही बताया था, मुझे लगा मैंने कुछ और बता दिया। इसको लेके वापस थोड़ा सा आप इंडिया की तरफ से देख लीजिए। 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट में आपको दिखा दिए थे क्वेश्चंस को लेके। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि आप इसको डिस्कस करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, देखा था, अभी देखा था, याद आया? कौन सा है जरा बताओ, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यूरोपियन यूनियन है, या फिर वर्ल्ड बैंक है। यही मैंने बताया था कि ये आपको देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा, ऐसा कुछ ट्रिक लगाओ ताकि आपका 2 नंबर यहाँ पे आप गेन कर सको, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज रैंकिंग इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ये किसका है? वर्ल्ड बैंक का है। अब ये तो देखा था कि इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये कौन बनाता है? वापस आंसर प्लीज बताइए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, इसको तो प्लीज अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने बताया, ये स्टेटस ऑफ ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम, व्हाट इज द ओवरऑल गोल? मैंने बताया था गोल क्या होगा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी देना, ट्रेनिंग देना, ठीक है, आइडेंटिफाइड सेफगार्ड इको फ्रेंडली फॉर्म्स प्रैक्टिसेस, ये क्या ये एफओ के अंदर आएगा? जरा प्लीज बताइए। और तीसरा बताइए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस ऑफ ऑल वेराइटीज ऑफ एग्रीकल्चर। ये स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा, आपने पहला सेशन अगर किया है तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो बी है यहाँ पे, इज ओनली to provide modern technology training in modern farming method and financial support to local communities। ये जो है ना इनिशिएटिव, ये FAO का नहीं है, ये मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमने देखा था उसका है, ठीक है। उसके अलावा ये जो थर्ड है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये भी इसका नहीं है। जीआई टैग देना और ये सब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 2 है। इस तरह के क्वेश्चंस मिस ना हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये सारे सेशंस देखो, और ये क्वेश्चंस आपको आइडिया देता है कि आगे वाले क्वेश्चंस भी आप थोड़ा सा जब इसको सॉल्व करोगे तो इस पे आपका ध्यान जाएगा, ठीक है। तो आज ये सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, और एक क्वेश्चन है दिखा देती हूँ। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहाँ पे आएगा? आंसर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। तो ये ना देखो, रियलाइज करो कि आपकी मिस्टेक क्या है। आपकी मिस्टेक ये है कि आप बुक से बाहर निकल ही नहीं रहे हो। बुक में जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पढ़ लिया यार, सारे के सारे 30 क्वेश्चंस केवल इसमें से आते हैं, बाकी के 20-25 क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं जो एक्स्ट्रा आपको कवर करना है। प्लीज गो थ्रू ऑल द 10 years क्वेश्चन पेपर और लिस्ट बनाओ कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो अभी तक आपने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर, और उसके ऊपर काम करो। अभी जो 15-20 दिन मिले हुए हैं उस पर अच्छे से काम करो, ठीक है। तो वापस फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट सेशन हमारी होगी यूएन प्रोग्राम के ऊपर, जो हमने पहले फर्स्ट वाले सेशन में मैंने बताया था कि यूएन का जो अपना एक ऑर्गन होता है, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती है, और इसके कुछ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव भी चलते रहते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव के साथ में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा। ओके, बाय बाय।